सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आपकी। आज का जो टॉपिक है लेसन नंबर 5 है आपके लिए, और मिट्टी। लेसन नंबर 5 है मिट्टी। मिट्टी को हम विश्व और भारत दोनों के परिदृश्य में एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय भूगोल और यहाँ पे जो आपका भौतिक भूगोल चल रहा है, ये भौतिक भूगोल का पार्ट चल रहा है जिसमें लगभग 7-8 चैप्टर हैं। तो उसमें 5वें चैप्टर पर केवल हम अग्रसर हैं, और इस 5वें चैप्टर को हम भारत की परिदृश्य से और विश्व के परिदृश्य से दोनों तरीके से देखेंगे, क्योंकि मिट्टी तो माँ होती है और मिट्टी ये माँ सबकी होती है। ठीक है, वो भारतीय की भी होती है और पाकिस्तानी की भी होती है। कौन कौन से चैप्टर आपके हो गए हैं अभी तक, जो पिछले 4 चैप्टर हुए हैं? सबसे पहला चैप्टर जियोमॉर्फोलॉजी। अच्छी प्रकार से आपका रिवीजन चल रहा होगा जियोमॉर्फोलॉजी में। दूसरा चैप्टर आपका क्या चलाया था हमने? एटमॉस्फेयर। यहां भी बिल्कुल विहंगमता की दृष्टि से ऐसा कोई बिंदु नहीं छोड़ा है जहां से क्वेश्चन बनेगा और आप ना कर पाए। ठीक है, तीसरा चैप्टर जो लेकर आए थे आपके लिए एटमॉस्फेयर के पश्चात इसी से रिलेटेड महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट लेकर आए थे। चौथा चैप्टर आपके लिए वेजिटेशन, वनस्पति लेकर आए थे। ठीक है, वन। अब जो 5वां चैप्टर है आपका मिट्टी, जो 5वां है मिट्टी। देखिए कहीं ना कहीं पिछले चैप्टर जो होते हैं, अगले चैप्टर के लिए बेस का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो कहाँ उगेंगे, किस प्रकार की मिट्टी में उगेंगे। क्या जो नॉर्मल मिट्टी दिखाई देती है आपको, जिसे कहते हैं कि जहां भी धरती दिखाई दे रही है आपको, एक मिनट जरा होल्ड रखना आप। हाँ, हम इस चीज को ढूंढ रहे थे, एक स्ट्रक्चर बनाना है आपके लिए, इस स्ट्रक्चर को पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, आपको भी नहीं बनाना है अभी, आप केवल इसको समझेंगे। एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। ठीक है, और एक ये ऊपर का पार्ट है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये जो ए पार्ट है इसको कहेंगे ए होरिजन, HORIZEN, ए होरिजन। ठीक है, ये पार्ट है बी होरिजन, और ये पार्ट है सी होरिजन। संस्तर भी कहते हैं इस चीज को, होरिजन को क्या कहते हैं? संस्तर भी कहते हैं। ये बी संस्तर है, लेयर भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये सी संस्तर है। ठीक है, और ये है डी संस्तर। ए पार्ट जो है 2 पार्ट में होता है। इसके ऊपर के पार्ट को ओ लेयर भी कहते हैं, ओ लेयर। ठीक है, तो ये हम दिखाना चाह रहे थे कि ये जो चीज है यहाँ पर, इस प्रकार से ये हुआ आपका और ये हुआ, तो यहां से इस प्रकार से ये नीचे का जो पार्ट होता है धरती का, मैं अभी समझाऊंगा, पहले मैं डायग्राम को बना देता हूं और उसके बाद इसी को समझते हैं। हालांकि ये चीज हमें बाद में बनानी है। और यही तुम भी हो, यही, और ये तुम्हारी भी है। ठीक है, ये चित्र बन गया, गुस्सा हो जाएंगे सब, है ना। ये तुम्हारी भी है, कौन? मम्मी। ठीक है, कौन है? गर्लफ्रेंड। कौन है? सिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ
इस प्रकार से ये पार्ट है। अब जो मुझे चित्र बनाना था वो चित्र बन गया है। अब समझते हैं मिट्टी को, ठीक है। इसकी कैप कहाँ गई, ये देखिए इसकी कैप ये रही। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक चैप्टर जो होता है वो पिछले चैप्टर से लिंक करता है। जैसे हमने वनस्पति को पढ़ा, जैसे हमने वनस्पति को पढ़ा, पेड़ पौधों को पढ़ा, वनों को पढ़ा, तो वनों को पढ़ने के लिए, वनों को समझने के लिए आपको बेस क्या बनाना पड़ा, जो पूरी पृथ्वी है, जो पूरी पृथ्वी है, तो पूरी पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, तो आपने ये चीज पहले पढ़ ली थी कि ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र यहाँ पर पृथ्वी की डायरेक्ट, सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, 0 डिग्री कहलाता है। ऊपर की तरफ कुछ लेंगे ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। फिर ऊपर की तरफ कुछ लेंगे तो मतलब ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसके ऊपर फिर क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये 30 डिग्री हुआ, ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और ये क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और ये ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र है। इस बात की जानकारी आपको कहाँ दी गई थी, इस बात की जानकारी आपको कहाँ दी गई थी, ये जानकारी दी गई थी जियोमॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। और यहाँ पर वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पर वनों को देखा गया था, तो वर्षा की जानकारी आपको कहाँ मिली, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। तो यहाँ पर यदि मिट्टी को आपको पढ़ना है, यदि मिट्टी को, यदि पेड़ पौधों को आराम से उगाना है, तो आपको अलग अलग प्रकार में, अलग अलग क्षेत्र में, पूरी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। जैसे हम गन्ने की बात करेंगे, मोस्टली उत्तर प्रदेश में गन्ना उग सकता है, तो क्या गन्ना पहाड़ी क्षेत्र में उतने अच्छे प्रकार से उग सकता है, नहीं। जैसे जहाँ दालें उगती हैं वहां पर क्या है, वहां पर जो है क्या अन्य फसलें भी उग सकती हैं, नहीं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार से हमें मिट्टी को समझने के लिए, मृदा को समझने के लिए कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए पिछले चैप्टर, जैसे एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर को आप अच्छे तरीके से इसमें स्टडी कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आज की जो क्लास है आपको आज ना मिल पाए, कुछ टेक्निकल समस्या चल रही है, हो सकता है क्लास कल मिल जाए, हो सकता है आज मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मृदा की, मिट्टी की। तो मिट्टी क्या होता है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी जो ये भूमि की ऊपरी परत होती है, जो भूमि की, अभी पूरी धरती को जो हमने लिथोस्फीयर पढ़ाया था आपको, जो आपको लिथोस्फीयर पढ़ाया था, जो भूमि की ऊपरी परत पढ़ाई थी, वो तो हमने केवल रैंडमली आपको ऐसे ही बता दिया था कि पृथ्वी की वृत्तीय काट को यदि लेते हैं तो ये ऊपर की जो परत है, ऊपर की जो परत है, इसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ये क्या है, मेंटल है, ये क्या है, मेंटल है, और ये क्या है, कोर है, ये क्या है, कोर है, ये क्रस्ट है, और ये क्या है, मेंटल है, ठीक है, ये मेंटल है। तो यहाँ ये ऊपर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यही पार्ट हमने इतने परतों में बांटकर दिखाया है आपको, यही इतनी परतों में बांटकर दिखाया है। और इसका जो नीचे का पार्ट होता है, जो पेड़ पौधे उगते हैं, तो पेड़ पौधे केवल ऊपर की लेयर में उगते हैं, ओ लेयर में उगते हैं, और उनकी जड़ें यहीं तक सीमित रहती हैं, उनकी जड़ें यहाँ ओ लेयर तक ही सीमित रहती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। तो इस बात को समझने के लिए इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले लिखिए मृदा, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा था पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, पर्वतों का निर्माण क्या भोले बाबा करते हैं, नहीं। आपने सीखा विवर्तन की क्रियाओं के माध्यम से कि पर्वतों का निर्माण कैसे हो रहा है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, इसमें एक प्लेट भारी होती है, एक प्लेट क्या होती है, हल्की होती है। तो प्लेटों के आपस में टकराने से जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर चढ़ जाएगी, वो ओवरलैप कर जाएगी, वो क्या कर देगी, ओवरलैप कर जाएगी, और जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाएगी। तो इस प्रकार से इसके ओवरलैप करने से यही क्या होता है, यही पर्वत होता है। ऐसा आपने विवर्तन की क्रिया वाले चैप्टर में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो अब जब ये पर्वत बन गए हैं, इन पर्वतों का अपक्षय, अपरदन जब होता है मौसमी क्रियाओं के कारण, जब इनका अपक्षय होता है, इनका अपरदन होता है। अपक्षय का मतलब ये जब फट जाते हैं, जब ये इसमें टूटेंगे किसी प्रकार से, और वो जब समतल भूमि में आके इकट्ठे हो जाएंगे, तो वही क्या हो जाएगी, तो वही मृदा हो जाएगी। तो लिखिए मृदा का निर्माण, लिखेंगे इसमें टॉपिक लिखेंगे मृदा,
तो मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। अपक्षय मतलब उनके टूटने से। मृदा एक कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। मृदा कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। मृदा के मुख्य घटक जो मृदा होती है, ये मृदा की बात करेंगे तो ये यदि टोटल ये मृदा है, ठीक है, तो मृदा के जो मुख्य घटक होते हैं वो क्या होते हैं? खनिज तत्व होते हैं। ठीक है, मृदा के मुख्य घटक खनिज, जैव पदार्थ, जल तथा वायु होते हैं। क्या क्या बताया? एक तो आपको बताया क्या? खनिज। क्या बताया? खनिज। मृदा के मुख्य घटक खनिज होते हैं, जल होता है, वायु होता है। ठीक है, खनिज होता है, जल होता है, वायु होता है और जैव पदार्थ होते हैं। खनिज क्या होता है? जैसे पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, भूमि में ये अलग अलग मात्रा में होते हैं। ठीक है, जैव पदार्थ जो जीव जंतु होते हैं वही जब डिकम्पोज हो जाते हैं, जब वो सड़ कर जाते हैं तो वो जैव पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उसमें पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, उसमें जानवर भी हो सकता है, उसमें मनुष्य भी हो सकता है। जैसे मुसलमान धर्म में क्या होता है, जब मनुष्य मर जाता है तो उसको क्या करते हैं? उसको दफनाते हैं। तो दफन होने के पश्चात वो जीव है, जो मानव है, उसका क्या है? उसका जो महीन जीवाणु होते हैं उनके द्वारा क्या है? इसका डिकम्पोज किया जाता है और वो भूमि में मिल जाता है। कहते हैं ना, ये माटी का पुतला है, मिट्टी से जन्मा है और मिट्टी में ही मिलना है इसको। तो मिट्टी से कैसे जन्मा है? तो जो उसका पोषण हो रहा है, तो पोषक पदार्थों को जो गेन करता है वो प्रकृति से ही करता है। तो मिट्टी से जो वनस्पति उगती है उसी को खाकर उसको प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो उन्हीं के माध्यम से उसकी ग्रोथ होती है। मिट्टी में जन्मा है और मिट्टी में क्या है? अंत में मिल जाता है। तो आपने लिखा खनिज, जैव पदार्थ, जल तथा वायु। अभी जो खनिज होता है ये 45% होता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया हुआ है। खनिज कितना होता है? 45% होता है। खनिज के पास में लिख लीजिए 45%। जैव पदार्थ जो होता है, लिखेंगे 5%। जैव पदार्थ 5%। जो जैव पदार्थ होता है वो 5% होता है। और सभी भूमि में जैव पदार्थ होता भी नहीं है। जो जल होता है 15% और वायु होती है 25%। ठीक है, वायु कितनी होती है? 25%। अब बताइए जरा, क्या पिछले चैप्टर की नॉलेज यहाँ पे काम आएगी? मुझे बताइए वायु में क्या क्या होता है। वायु में आपने देखा था, वायु में नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, वायु में क्या होता है? CO2 भी होता है, यानी कि तात्विक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं, आपने पढ़ा था। आर्गन भी होता है। तो वायु तत्व वो कंप्लीट सारे तत्व ही वायु के तत्व यहाँ पर होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं? 25%। जैव पदार्थ जो जीवों से बनते हैं, उनके सड़ने से, उनके गलने से जो मिट्टी में जो मिल जाते हैं उसे जैव पदार्थ कहते हैं। जल आपको पता है H2O को बोलते हैं जल। और खनिज तत्व वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस वगैरह ये चीजें हैं। तो आपने लिखा, अगला पॉइंट लिखेंगे मृदा निर्माण की प्रक्रिया। अब ऐसा नहीं कि तुम एकदम से खनिज तत्व ले लो, जल ले लो, वायु ले लो और जैव पदार्थ ले लो, मिला दो सबको आपस में तो मिट्टी बन जाएगी। तो मिट्टी ऐसे नहीं है, ये वर्षों की प्रक्रिया होती है। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, मृदा निर्माण की प्रक्रिया अतिरिक्त लंबी होती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया अतिरिक्त लंबी होती है। इसके अंतर्गत अगर आप लिखेंगे, इसके अंतर्गत भौतिक और रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन होते हैं। भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक क्रियाएं भी होती हैं, रासायनिक क्रिया भी होती हैं और जैविक क्रिया भी होती हैं। तो ये परिवर्तन होते हैं। अगला पॉइंट लिखें, मृदा निर्माण की प्रक्रिया। जो मृदा अभी मिट्टी बनती है, इन सब चीजों से मिलकर जब मिट्टी बनती है तो ये एक तो लंबी होती है। ठीक है, करोड़ों वर्षों में, हजारों वर्षों में जाके बनती है। अब ये पूरा प्रोसेस जो होता है
ये पैडोजेनेसिस कहलाता है, पैडोजेनेसिस, जेनेसिस। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, मृदा निर्माण की प्रक्रिया पैडोजेनेसिस कहलाती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया पैडोजेनेसिस कहलाती है। मृदा के अध्ययन को, जो मृदा का अध्ययन करते हैं, जिसे हम कर रहे हैं, ये पैडोलॉजी कहलाती है, पैडोलॉजी। मृदा विज्ञान के अध्ययन को, मृदा के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैडोलॉजी कहते हैं। अब सबसे पहले जो मृदा का अध्ययन किया क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक रूप में मृदा का अध्ययन किसने? वीवी डॉक्चेव ने, वीवी डॉक्चेव। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, मृदा का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन, मृदा का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन रूसी वैज्ञानिक वीवी डॉक्चेव ने किया, इसीलिए इन्हें मृदा विज्ञान का पिता कहते हैं। इसीलिए इन्हें मृदा विज्ञान का पिता कहते हैं, वीवी डॉक्चेव को, डाकू है ना, वीवी डॉक्चेव को। अगला पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, मृदा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तो मृदा को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं, वो कारक दो प्रकार के हैं। जो कारक हैं वो दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक तो ये है कौन से, जो आपके, एक लिखेंगे आप सक्रिय कारक, सक्रिय कारक, एक्टिव फैक्टर्स। तो सक्रिय कारक कौन कौन से होते हैं? सक्रिय कारक, सक्रिय कारक, ठीक है। तो जैसा आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो कौन कौन से, जैसे जलवायु लिखेंगे, इसमें सक्रिय कारक में लिखेंगे जलवायु, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु। इसीलिए आपको जलवायु पहले पढ़ाया गया है, ठीक है। जलवायु, जैव पदार्थ, दूसरा क्या है? सक्रिय कारक में ये सक्रिय कारक है, दूसरा क्या है? जैव पदार्थ। नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे, यस, लिखेंगे निष्क्रिय कारक। निष्क्रिय कारक, अभी आपको बताया, जो चट्टान है, चट्टानों का अपरदन होगा, अपक्षय होगा, वे टूटेगी, ठीक है। तो ये क्या रहेगी? चट्टान। निष्क्रिय कारक में हो जाएगी चट्टान, निष्क्रिय कारक में हो जाएगी चट्टान, ठीक है। दूसरा समय। अब समय कैसे होगा कारक? भाई एकदम से तो बनने की नहीं, क्या धीरे धीरे कालांतर में लंबे समय में मृदा का निर्माण होता है। तो दूसरा कारण टाइम है निष्क्रिय कारक में। उच्चावच, कहीं ऊंचा है तो यहाँ पर जो मृदा बनेगी वो पतली बनेगी, यहाँ पर क्या है उसके पर मोटी होगी। तो उच्चावच और अवस्थिति, चार कारक हैं किसमें? निष्क्रिय कारक में, उच्चावच और अवस्थिति। पहले पॉइंट को देखेंगे चट्टान को, पहले पॉइंट को लिखेंगे जो जनक चट्टाने हैं, ठीक है। पहले पॉइंट को लिखेंगे जनक चट्टाने। अब सपोज जैसी मृदा है, जैसी चट्टान है, तो उसी के कण टूटेंगे और टूट कर क्या है उस मृदा के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो लिखेंगे इसमें, मृदा जिन चट्टानों से बनती है, उन चट्टानों के खनिज मृदा में पाए जाते हैं। उन चट्टानों के खनिज मृदा में पाए जाते हैं। अतः खनिज मृदा का सबसे प्रमुख घटक होता है, सबसे प्रमुख घटक होता है। आपसे पूछेंगे कि ये चट्टान बेसाल्ट चट्टानें हैं, तो यहाँ पर कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाएगा? तो बेसाल्ट पाया जाएगा, ठीक है। जैसे बेसाल्ट चट्टानें से बनी काली मृदा, बेसाल्ट चट्टानों से बनी काली मृदा में टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। कौन सा? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। इसी प्रकार आग्नेय चट्टानों से बनी मृदा में
लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान से बनी मृदा में लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। उदाहरण लिखेंगे लाल पीली मृदा। ठीक है, तो ये तो चट्टान वाला पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट अवस्थिति। ठीक है, अवस्थिति, अगला पॉइंट लिखेंगे अवस्थिति। तो अवस्थिति कैसे प्रभावित करती है? देखिए अवस्थिति ये है, यदि मृदा पहले इसको लिख लीजिए, आप इसे लिख लीजिए, अवस्थिति कौन डाल लीजिए, अवस्थिति। ठीक है, इसमें देखेंगे आप अवस्थिति के आधार पर दो प्रकार की मृदा, अवस्थिति के आधार पर दो प्रकार की मृदा देखी जाती है। एक तो क्षेत्रीय मृदा, ठीक है, एक क्षेत्रीय मृदा, क्षेत्रीय मृदा। ठीक है, नंबर एक क्षेत्रीय मृदा और नंबर दो अक्षेत्रीय मृदा। क्या होता है? अक्षेत्रीय मृदा। अभी हम क्षेत्रीय मृदा की बात करेंगे। नंबर दो होगा अक्षेत्रीय, ए लगा देंगे और कुछ नहीं है, यहां लगा देंगे अक्षेत्रीय मृदा। क्षेत्रीय मृदा क्या होगा? सपोज करो चट्टानें हैं और चट्टानों के बिल्कुल पास में ही वहीं क्या है मृदा का निर्माण हो रहा है, तो वो उसी क्षेत्र में बन रही है। और यदि वो जल से या वायु से उसके कण बहकर या उड़कर दूसरे स्थान पर मृदा का निर्माण करते हैं, वो क्या बनेगी? क्षेत्रीय मृदा। तो इसमें लिखेंगे क्षेत्रीय मृदा में यह मृदा एक स्थान पर लंबे समय तक, यह मृदा एक स्थान पर लंबे समय तक स्थिर रहती है। लंबे समय तक स्थिर रहती है। इस मृदा में जनक चट्टानों के गुण ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस मृदा में जनक चट्टानों के गुण या जनक के गुण ज्यादा उपस्थित रहते हैं। इस मृदा का अपरदन कम होता है। इस मृदा का अपरदन यानी कि टूटे फूटे की कम, अपरदन कम होता है, जिसके कारण अब इसकी मिट्टी के जो कण हैं ये क्या है? मोटे मोटे रहेंगे, जिसके कारण इसके कण मोटे होते हैं, जिससे इसकी जल ग्रहण क्षमता कम होगी। इसकी जल ग्रहण क्षमता कम होगी। अगला पॉइंट, इस मृदा में परिच्छेदिका का निर्माण होता है। ये होती है परिच्छेदिका, स्टेप बनेंगे। इस मृदा में परिच्छेदिका का निर्माण होता है। यह परिपक्व मृदा, यह परिपक्व मृदा होती है। कैसी होती है? परिपक्व मृदा होती है, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप बनेगी। ठीक है, यह मृदा परिपक्व मृदा होती है। जैसे लाल मिट्टी, जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। ठीक है, जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, ये लाल मृदा, पीली मृदा, येलो सॉइल और रेड सॉइल। ठीक है, अब इसमें पॉइंट आया क्या? मृदा परिच्छेदिका। क्या आया? मृदा परिच्छेदिका। तो एक टॉपिक डाल दीजिए छोटा सा, मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, उसमें लिखेंगे आप मृदा परिच्छेदिका में, मृदा परिच्छेदिका मृदा निर्माण एक लंबे समय की प्रक्रिया है, एक लंबे समय की प्रक्रिया है, जिसमें मृदा कई संस्तर में बनती है, कई संस्तर में बनती है, जिन्हें निम्न प्रकार देखा जा सकता है। और ये चित्र बना लीजिए, निम्न प्रकार देखा जा सकता है और ये चित्र बना लीजिए। कितने संस्तर हो जाएंगे? ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और डी संस्तर। और ए संस्तर में क्या होता है? जो पेड़ पौधे हैं ऊपर की तरफ वो होते हैं। ठीक है, इसे लेयर भी कह सकते हैं, इसे ओरिजिन भी कह सकते हैं। ये सब चीजें जल्दी से कर लीजिए।
ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखिए अक्षेत्रीय मृदा। अक्षेत्रीय मृदा, इसमें लिखेंगे यह मृदा लंबे समय तक एक स्थान पर, यह मृदा लंबे समय तक एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती। इसमें जनक सामग्री, जैसे खनिज तत्व वगैरह होते हैं, इसमें जनक सामग्री के गुण कम पाए जाते हैं, बह कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या उड़कर। इसमें जनक सामग्री के गुण कम पाए जाते हैं। इस मृदा का अपरदन, इस मृदा का अपरदन अधिक होता है, ज्यादा टूटे फूटेगी और दूर चली जाएगी। ठीक है, इस मृदा का अपरदन अधिक होता है। अब जब अपरदन होगा, टूटेगी, तो कण कैसे हो जाएंगे? बारीक हो जाएंगे। इसीलिए इसके कण बारीक होते हैं। क्या होते हैं? बारीक होते हैं, जिससे इसकी जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है, जिससे इसकी जल ग्रहण क्षमता क्या हो जाएगी? जल ग्रहण क्षमता। भाई बीच में जब ये कणी पास पास रहेगी तो जल को आने देंगे, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जल आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर जल आ जाएगा। ठीक, क्षेत्रीय मृदा की जल ग्रहण क्षमता क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें परिच्छेदिका का है, इसमें परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता है। जब परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होगा तो ये परिपक्व मृदा भी नहीं होगी, इसीलिए इसे अपरिपक्व मृदा कहते हैं। परिच्छेदिका क्या होती है ये आपको पहले इसमें बता दिया है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ टूटने के पश्चात क्या है, जो भारी तत्व होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो ये पूरा पोर्शन क्या है? पथरीला होता है। यहाँ कम पत्थर होते हैं, ये सोडियम सिलिकेट की गांठें होती हैं, ये कंकड़ होती है, ये सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, तो अब ऊपर की तरफ जो हल्की मिट्टी है वो ऊपर की तरफ होती है, उसमें आराम से पेड़ अपनी जड़ उनकी सर्वाइव कर जाती है। और यदि यहीं पर ये वाला पोर्शन हो तो यहाँ पर जड़ कैसे सर्वाइव कर पाएगी? तो वनस्पति वहाँ पर उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो लिखेंगे अपरिपक्व मृदा होती है। ठीक है, अपरिपक्व मृदा होती है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा। अगला पॉइंट लिखेंगे उच्चावच। अब उच्चावच से कोई ऊंचा स्थान है वो कैसे प्रभावित करेगा? उच्चावच। ठीक है, ऊंचा नीचा स्थान। अगला पॉइंट लिखेंगे रिलीफ बोलते हैं उच्चावच। उच्चावच देखिए क्या होगा, उच्चावच कैसे प्रभावित करेगा क्षेत्र मृदा को? उच्चावच देखिए कोई पर्वत है इस प्रकार से, तो जब इसका पर्वत का अपरदन होगा, ये टूटेगा, तो यहाँ पर जो ये ढाल है तो यहाँ पर परत क्या बनेगी? पतली बनेगी। लेकिन जैसे ये कण टूट कर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या है? ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ मृदा की परत कैसी होगी? मोटी परत होगी। और यहाँ क्या होगी? ये पतली परत होगी। यहाँ पतली परत होगी और ये मोटी परत होगी। तो इस प्रकार से उच्चावच भी क्या है? उच्चावच भी इसको प्रभावित करेगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाना चाहिए, चाहो तो बना लो। लिखेंगे इसमें उच्चावच परिस्थितियां मृदा के संचय को प्रभावित करती हैं। उच्चावच परिस्थितियां मृदा के संचय को प्रभावित करती हैं। अगला पॉइंट, पर्वतों के ढाल वाले क्षेत्र में मृदा पतली होती है।
मृदा पतली होती है, जबकि निम्न भूमि क्षेत्र में या घाटी क्षेत्र में मृदा की परत मोटी पाई जाती है। मोटी परत वाली मृदा का रंग गहरा होता है। इसका रंग कैसा होगा? गहरा। मोटी परत वाली मृदा का रंग गहरा होता है और पतली परत वाली मृदा का रंग हल्का होता है। ठीक है, तो ये उच्च अवस्था को। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा? टाइम। अगला पॉइंट क्या है? टाइम। टाइम कैसे प्रभावित करता है? टाइम कैसे प्रभावित करता है? तो लिखेंगे इसमें, समय मृदा की परिपक्वता का निर्माण करता है। अब एकदम से सीधा सीधा सारे शस्त्र एक साथ तो बन जाने के, स्टेप बाय स्टेप क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर ये परत आई, फिर ये परत आई, भारी तत्व नीचे आए, फिर हल्के तत्व ये इसके मुकाबले ये क्या है, इसे बेड ऑफ रॉक भी कहते हैं। इसी को आप ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, इसे बेड ऑफ रॉक भी कहते हैं, इसे बेड ऑफ रॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समय मृदा की परिपक्वता का निर्धारण करता है। भाई ये सब कुछ बनने में टाइम तो लगेगा। समय मृदा की परिपक्वता का निर्धारण करता है। यदि मृदा के, अगर अपन लिखेंगे, यदि मृदा के निर्माण में अधिक समय लगता है तो मृदा में परिच्छेदिका का निर्माण होगा। ठीक है, मृदा में परिच्छेदिका का निर्माण होगा। ऐसी मृदा को परिपक्व मृदा कहा जाएगा। भाई जब सब कुछ बन गया है तो ऐसी मृदा को क्या कहें? परिपक्व मृदा कहेंगे। अगला पॉइंट, जैव पदार्थ। ठीक है, मृदा को प्रभावित करने वाला एक पॉइंट क्या है? जैव पदार्थ भी है। और कितना बताया है? 5% होता है। ठीक है, तो लिखेंगे जैव पदार्थ। अब जो जैव पदार्थ होंगे वो दो प्रकार से प्रभावित करेंगे। जो जैव पदार्थ होंगे वो दो प्रकार से प्रभावित करेंगे। 5% तो है, लेकिन मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तो क्या है? पेड़ है। ठीक है, ये क्या है? जीव है। ठीक है, एक क्या है? ये मानव है। ये भी क्या है? जीव है, या कोई भी कुत्ता बिल्ली कुछ भी है। ठीक है, जब ये मृत होंगे तो मृत होने के पश्चात ये कहाँ? भूमि में मिल जाएंगे। ठीक है, भूमि में मिल जाएंगे। और जैसे हमने बताया था मुस्लिम धर्म में, क्या कोई आंधी तूफान आया तो आने के पश्चात क्या है? ये सब पेड़ हैं और आंधी तूफान में टूटे, जंगल में गिरे और बहकर बाढ़ के द्वारा ये यहाँ निम्न स्थानों में ये दब गए यहाँ। ठीक है, या मनुष्य ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान इसको दबा दिया। तो जैव पदार्थ जो होंगे दो प्रकार के होंगे। लिखेंगे टॉपिक जैव पदार्थ। क्या लिखेंगे? जैव पदार्थ दो प्रकार से डिवाइड कर देंगे। एक लिखेंगे मृत, एक लिखेंगे जीवित। अमृत क्या होते हैं? जैसे ये मर गए हैं। ठीक है, अब जीवित क्या होता है? जो महीन क्या होंगे? जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो क्या है? वो इसको डिकम्पोज करने का कार्य करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? डिकम्पोज करने का कार्य करेंगे। तो मृत और जीवित दो प्रकार के जैव पदार्थ हैं। इसके सामने आप लिख सकते हो जैव पदार्थ में पेड़ पौधे या जीव जंतु के अवशेष। पेड़ पौधे या जीव जंतु के अवशेष को जैव पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव पदार्थ कहते हैं। लिखेंगे इसमें नीचे, जैव पदार्थ में पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के साथ साथ जीवाणु भी सम्मिलित होते हैं। जीवाणु पेड़ पौधों को अपघटित करते हैं। जीवाणु पेड़ पौधों को या जंतु के शरीर को अपघटित करते हैं, जिससे ह्यूमस का निर्माण होता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी। ये क्या होता है? इन्हीं को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस, तो ह्यूमस क्या है? मानव का
जो जब उसका शरीर का डिकम्पोज होता है या किसी भी जीव का डिकम्पोज होता है और वो धरती में मिल जाता है, जो कि एक लंबे समय अंतराल की प्रक्रिया है, ये क्या है, संस्तर में बढ़ जाती है, तो वही क्या है, वही ह्यूमस है। कितना % होता है, 5% होता है। तो क्या लिखा आपने, अब वर्णन करते हैं जिसे ह्यूमस का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, ह्यूमस मृदा को उपजाऊ बनाता है। ह्यूमस मृदा को उपजाऊ बनाता है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो सब चीजें हैं, उपजाऊ बनाता है। अतः जैव पदार्थ, अतः कह सकते हैं कि जैव पदार्थ मृदा की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, मृदा की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट आपने एक पॉइंट और लिखा था, जलवायु। अब जलवायु का क्या रोल है मृदा निर्माण में, ठीक है। तो लिखेंगे जलवायु के दो प्रमुख तत्व मृदा को प्रभावित करते हैं। एक तो क्या है, आपने पढ़ा था जलवायु में तापमान को बढ़ाता, तापमान, और एक वर्षा। भाई यदि वर्षा ज्यादा हो रही है तो इस ह्यूमस की मात्रा को बहा के ले जा सकती है, ठीक है, ऐसा भी तो कर सकते हैं। जलवायु के दो प्रमुख तत्व मृदा को प्रभावित करते हैं, तापमान और वर्षा। इसीलिए इस चैप्टर को पहले पढ़ा दिया गया था आपको। पहला पॉइंट लिखेंगे तापमान, लिखेंगे उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी मृदा में ह्यूमस का निर्माण होता है। जबकि कम तापमान वाले क्षेत्रों में मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु कम सक्रिय होते हैं। अतः यहाँ पर ह्यूमस के स्थान पर ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका? ह्यूमिक अम्ल। ध्यान करना, पूछेगा यदि कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होगा या ह्यूमस का, तो ह्यूमिक अम्ल का, ठीक है, ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। बात लिखेंगे वर्षा। अगला पॉइंट वर्षा, लिखेंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा का निक्षालन हो जाता है। अधिक वर्षा पड़ेगी तो ये लेयर को क्या है, बहा कर ले जाएगा, ठीक है, मृदा का निक्षालन होता है, जिसके कारण ह्यूमस बह जाता है और लेटराइट जैसी मृदा का निर्माण होता है, अगला पॉइंट, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, ये तो अधिक वाली बात थी, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क मृदा का निर्माण होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, अधिक वाष्पीकरण होने पर मृदा में लवणीयता बढ़ जाती है। ठीक है। अब कमांड लिखेंगे, अगला पॉइंट, अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु अत्यधिक सक्रिय होते हैं। ये जीवाणु ह्यूमस का निर्माण करते हैं, परंतु उसे नष्ट भी कर देते हैं। अतः ऐसी मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। भाई जैसे सपोज करो पूड़ी है, ठीक है, गोबर का खाद, जो पशुओं का खाद है आप डालते हो। अब वो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अधिक होने के कारण वो क्या होगा, वो खाद डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन अधिक वर्षा यदि होती है तो वो क्या है, वो बहकर जहां आपने रखा है वहां की स्थान की बजाय कहीं और बहकर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही प्रकार की बातें अधिक वर्षा और अधिक ताप से हो जाती है।
अगला पॉइंट लिखेंगे मानव गतिविधि। जो मानव गतिविधि है वो कैसे मृदा निर्माण को के प्रोसेस को वो प्रभावित करती है, तो मानव गतिविधियां। ठीक है, अब मानव क्या काम करेगा, मानव सोचेगा भी, जैसे सपोज को खेत है, खेत में ज्यादा से ज्यादा एनपीके डाल दो, ज्यादा यूरिया डाल दो, वो क्या है, वो मिट्टी की उर्वरता को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। पशुओं को चराएगा, ठीक है, पशुओं को चराएगा तो उससे क्या होगा, घास, पेड़ पौधे क्या होते हैं, उनकी जड़ें जो है मिट्टी को बांधे रखती हैं। ठीक है, और जब पशुओं को चराने से क्या होगा, घास खत्म हो जाएगी, तो उनकी जड़ें क्या हैं, जड़ें भी वहाँ से खत्म हो जाएंगी, तो मिट्टी में अपरदन की प्रोसेस ज़्यादा होगा। तो देखेंगे मानव गतिविधि में लिखेंगे इसमें रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से या मानव द्वारा रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। पहला पॉइंट रहा मानव के लिए। नेक्स्ट, अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की लवणीयता बढ़ जाती है। सीधा जाएगा खेत में, सोचेगा रात के पानी बजा रहे हैं, पानी काटेगा, खेत ऊपर तक लबालब भर गया, उसे कितना है, उसे एक रोटी की जरूरत थी लेकिन उसे 5 रोटी रात रात में खिला दी गई उस फसल को, तो क्या है, उसमें लवणीयता की मात्रा बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, अत्यधिक चराई से वनोन्मूलन के कारण मृदा का अपरदन बढ़ जाता है। अत्यधिक चराई से वनोन्मूलन के कारण अपरदन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये रही मानव गतिविधियां। अब 2 और या 3 पॉइंट और लिख लीजिए बस इसमें। ठीक है, 2 या 3 लिखेंगे, इसे नोट करके, और आज ही इसके लिए क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो डीकंपोजन का कार्य करते हैं। तो ऐसा कहते हैं केंचुए को मानव किसान मित्र कहा जाता है, केंचुआ। ठीक है, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, और केंचुआ ये इंजीनियर भी कहा जाता है। मृदा अपरदन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये मिट्टी को क्या है, मिट्टी को खाता है। तो नीचे लिखेंगे नोट, लिखेंगे इसमें केंचुआ मिट्टी के निर्माण में और उसकी उत्पादकता में, केंचुआ मिट्टी के निर्माण में और उसकी उत्पादकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या विशेष योगदान देता है। इसीलिए इसे पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। किसका, पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर। पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कौन है, केंचुआ है, क्योंकि ये मिट्टी के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इंजीनियर कहा जाता है। ये मिट्टी में छिद्रों का निर्माण करता है, जिसमें से जल और ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये मिट्टी के महीन कणों को नरम कणों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये रहा नोट का पहला पॉइंट। नोट नंबर 2 लिखेंगे। विशिष्ट मिट्टियां। नोट नंबर 2 में लिखेंगे विशिष्ट मिट्टियां। ये मिट्टी तो हम आपको पढ़ाएंगे, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीली मिट्टी। ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे, लेकिन विशिष्ट मिट्टी टॉपिक लिखिए। इसमें लिखेंगे पाटजोल मिट्टी। पहला लिखेंगे पाटजोल मिट्टी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको इसी अलग से नोट करके लिखवा रहे हैं। पाटजोल मिट्टी। ठीक है, पाटजोल मिट्टी पहला लिखेंगे। इसमें पाटजोल मिट्टी में वन से आच्छादित प्रदेशों की हल्के रंग वाली मिट्टियां, जहां पर वन ज्यादा होते हैं, वनों से आच्छादित प्रदेशों की हल्के रंग की मिट्टियां
हैं, यह मुख्यतः समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है। जहाँ समशीतोष्ण जलवायु होगा उष्णकटिबंधीय से ऊपर समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है पार्थिव मिट्टी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे चरनोज्म मिट्टियां। क्या है? चरनोज्म मिट्टी। ठीक है, चरनोज्म मिट्टी डैश लगा के इसमें लिखेंगे वन, जहां पर वन ज्यादा होते हैं, घास क्षेत्रों एवं अवांतर क्षेत्रों की मिट्टियां हैं जो कि समशीतोष्ण डैश शीत स्टेपी जलवायु में पाई जाती हैं। इसका विस्तार आर्द्र घास